हेलो दोस्तों, आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है अकाउंटिंग इक्वेशन का, जिसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्न व्यवहारों के आधार पर लेखांकन समीकरण दर्शाइए एवं आर्थिक चिट्ठा बनाइए। तो हमारे पास पहला मद है, रोकड़ 60,000 व माल 30,000 से व्यापार प्रारंभ किया। मतलब 60,000 का रोकड़ मतलब कैश और 30,000 के माल से व्यापार प्रारंभ करता है। नगद माल खरीदता है 40,000 का व 25,000 का उधार माल, और उसी के साथ ही 48,000 का माल वो 33.3% लाभ लेकर बेचता है और उसका 3/4 भाग नगद प्राप्त होता है। फिर अगला 20,000 की लागत का माल 5% हानि पर बेचा, जिसमें 12,000 नगद प्राप्त हुआ। और फिर अगला नंबर, किराया दिया 4,000 व वेतन 6,000। देनदारों से नगद प्राप्त किया 15,000 रुपये। टेलीफोन बिल का भुगतान किया 800 रुपये। कमीशन प्राप्त 1,000 रुपये। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि पहला मद हमारा, रोकड़ 60,000 व माल 30,000 से व्यापार प्रारंभ किया। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, रोकड़ 60,000 से व्यापार प्रारंभ किया था। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड गुड्स। कितना कैश हमारा 60,000 है, ये हमने फॉर्मूला बना रखा है। और स्टॉक या गुड्स कितना है 30,000। अब इनको जोड़ देंगे हैं, ये जो आएगा इनका जोड़ वो हमारा कैपिटल कहलाएगा। तो 60, 30, 90,000 हमारा कैपिटल हो गया। ठीक। अब दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा एंट्री क्या है, नगद माल खरीदा 40,000 व उधार 25,000 का। मतलब यहाँ पे माल खरीदा है। तो दूसरा हम देख लेते हैं, परचेस गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। कितना कैश खरीदा 40,000 रुपये। 40,000 रुपये कैश खरीदा, तो कैश से हमारा 40,000 माइनस हो जाएगा। प्लस स्टॉक कितना बड़ा, 40,000 रुपये का नगद का जो खरीदा है और 25,000 जो उधार है। मतलब टोटल हमारा 65,000 रुपये। तो स्टॉक में हमारा वृद्धि हो जाएगा कितना, 65,000 रुपये। अब यहाँ तो हमें कुछ करना नहीं, क्योंकि यहाँ 40,000 कैश तो खरीद लिया, बाकी का जो 25,000 खरीदा है वो तो उधार खरीदा है। तो हमारा अब यहाँ इस एसेट से तो कोई मतलब है नहीं, और यहाँ कैपिटल से भी कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे हमारा नया क्या बन जाएगा, लायबिलिटीज़। ये उधार, चूँकि हम उधार खरीदे हैं तो ये हमारे लिए एक तरह का दायित्व हुआ, जिसे हमें भविष्य में चुकाना पड़ेगा। तो इस 25,000 हमारे लिए क्या कहलाएगी, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी को हम क्या दर्शाते हैं, यानी क्रेडिटर। वो हमारे क्या, हम क्या बने, क्रेडिटर। तो ये क्रेडिटर्स हो गए। कितना यहाँ पे नहीं थे तो 0 हो गए, यहाँ पे आ गए कितना, 25,000। क्योंकि चूँकि ये 25,000 हमने उधार खरीदा है, तो जो हमारे लेनदार हैं, तो हम किसी के लेनदार बने, डेब्टर बने हैं। तो वो हमारे लिए एक तरह का लेनदार है कि उसे हमें भविष्य में हमें पैसा देना है, क्योंकि उसने हमें माल उधार दिया। इसीलिए 25,000 रुपये हमारा दायित्व बन गया। हाँ, इसको हम इसका इक्वेशन बना लेते हैं। तो इसको न्यू इक्वेशन लिख लेते हैं। इसको जोड़ घटा लेते हैं। 60 में से 40 घटा देंगे तो 20,000 हो जाएगा यहाँ पे। प्लस ये ऐड हो जाएंगे, मतलब जुड़ जाएंगे, तो 65 + 30 95,000। अब कैपिटल हमारा 90,000 है, प्लस 25,000 क्रेडिटर। तो इसको कुछ नहीं करना है, जैसे वैसे उतार देना है। अब चूँकि ये हमारा इक्वेशन बन गया, अब अगला नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला नंबर क्या है हमारा, तीसरा नंबर क्वेश्चन, 48,000 की लागत का माल
33 से 1/3% लाभ कर बेचा और 3/4 भाग भुगतान नगद प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हम तीसरा हमारे क्या है, 48,000 की लागत का माल 33 से 1/3% लाभ पर बेचा है, तो गुड्स सोल्ड किया, तो सोल्ड गुड्स पर कैश एंड क्रेडिट, चूँकि खरीदा भी है, उधार में भी बेचा है और नगद में भी बेचा है। तो हम देख लेते हैं कि कितना उधार बेचा है और कितना नगद बेचा है। तो 48,000 की लागत का माल, तो इसका हमने कितना परसेंट है, कितना परसेंट लाभ पर बेचा है, तो हम यहीं पे एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये हो गया 48,000 गुणे 33 से ही 1/3 प्रतिशत भागे 100। जब हम प्रतिशत लगाते हैं तो उसके नीचे 100 से भाग देना पड़ता है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 33 से ही 1/3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो देख लेते हैं 33 99 और इसका मल्टीप्लाई हो जाता है और ये जुड़ जाता है। तो 33 99 और 100, तो हम इसको 100/3 इस तरह भी लिख सकते हैं। तो चूँकि हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये हो गया 48,000 इंटू ये 100 को हम यहाँ लिख लेते हैं और ये जो 3 है इसको हम इस 100 के मल्टीप्लाई में ले आते हैं। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एक 0 से 1 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, अब बचा 3। तो 3 से जब भाग दें इसको तो 3 कम 3 और बचा 1 18, 3 6 18, मतलब ये हो गया 16,000। ये 16,000 हमको लाभ मिला, मतलब 48,000 के माल को हम 16,000 लाभ लेकर बेचे हैं। तो अब इसमें हम 48,000 प्लस 16,000 टोटल हो गया 0 0 0 6 8 6 14 की 4 1 4 1 5 1 6 64,000 का हमने कुल माल बेचा है। ठीक है, अब 64,000 का माल तो बेचा है हमने, ठीक। तो ये हम लिख लेते हैं 40,000 48,000 की लागत का माल, 33 से ये हमारे 16,000 जो है लाभ है और ये टोटल 64,000 का हमने बेचा है, जिसका 3/4 भाग हमें नगद प्राप्त हुआ है। यानी 64,000 का 3/4, 4 से हम इसको भागे तो 4 1 4 बचा 2, जो बगल में रहा 4, तो हो गया 24, 4 6 24, 16,000 रुपये ये आ रहा है। 16,000 जब हम 16 को 3 से पूरा करेंगे तो मल्टीप्लाई करें 36 18 की 8 1 3 कम 3 1 4, यानी 48,000 रुपये। तो ये 48,000 रुपये हमें नगद मिला है और बाकी का 16,000 उधार है ये, ठीक। 48,000 नगद प्राप्त हुआ और 16,000 उधार रह गया। तो अब हम इसे देख लेते हैं। तो नगद प्राप्त हुआ है 48,000, तो 48,000 हमारा कैश में ऐड हो जाएगा, माइनस हमारा स्टॉक से घट जाएगा कितना, 48,000 का ही माल बेचा, तो 48,000 हमारा स्टॉक से भी माइनस हो जाएगा। उसके साथ हमारा देनदार बनेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे उधार माल भी बेचा है। तो जब हमने उधार खरीदा था तो हमारा लेनदार बढ़े थे और अभी हमने दिया है तो हमारे डेब्टर बन गए, तो ये हमारा डेब्टर बन गया। तो यहाँ तक नहीं था तो कुछ नहीं, यहाँ पे हमारा डेब्टर हो गया कितने का, 16,000 का, क्योंकि 16,000 का हमने उधार बेचा है, ठीक है। अब 16,000 48,000 का माल था, 16,000 प्रॉफिट है। अगर इस साइड हमारा डेटर बना है तो ये हमारा प्रॉफिट है, चाहे आज मिले उधार हो या नगद, क्योंकि भविष्य तो मिलेगा, तो ये हमारा कैपिटल में भी ऐड हो जाएगा 16,000 और क्रेडिटर से कोई मतलब नहीं है। और इसका हम निगेटिव समझाएंगे
तो न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। अब इसको जोड़ देते हैं तो 48,000 में 20,000 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 68,000 प्लस 95,000 में से 48,000 घटाएंगे तो 15 में से 8 गया 7 और 8 में से 4 गया 4, 47,000 बचा। यहाँ पे 16,000 हमारा 16,000 के देनदार बन गए। अब 90,000 में 16,000 फिर ऐड कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 1,06,000 प्लस 25,000। ये हो गया हमारा न्यू इक्वेशन। अब ये था तीसरा एलिमेंट। अब चौथा नंबर हम देख लेते हैं। चौथे नंबर की एंट्री क्या है? चौथा ट्रांजेक्शन हमारा 20,000 की लागत का माल 25% हानि पर बेचा, जिसमें 12,000 नगद प्राप्त हुई। मतलब 20,000 की लागत का माल 5% हानि पर बेचा है। यहाँ 20,000 की लागत का माल तो यहाँ भी बेचा है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। यहाँ पे लागत कितना है? 20,000। ठीक है, तो यहाँ पे 20,000 का लागत का माल है। तो हम अभी सबसे पहले जो हमारा माल है, स्टॉक है, उसमें से घटा देते हैं 20,000। ये 20,000 हमारा स्टॉक से घट गया। ठीक है, प्लस यहाँ पे हमारे देनदार भी बढ़ेंगे और कैश भी बढ़ेगा। तो 20,000 की लागत का माल 5% हानि पर बेचा, जिसमें से 12,000 नगद प्राप्त हुआ। तो हमें नगद प्राप्त हुआ है 12,000, तो उसको भी लिख लेते हैं। 12,000 ये हमें नगद प्राप्त हुआ है, 20,000 का माल बेचा हमने। अब इसको 5% हानि पर बेचा है, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो 20,000 का 5%, तो ये हो गया, यहाँ पे जगह नहीं है तो हम छोटा सा में कर रहे हैं 20%। 20,000 का 5%, तो ये हो गया 1600। 1 0 से 0 कट गया, 2 0 कट गया, इसके 2 0 इसके, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, बचेगा 5 दूनी 10, 1,000 रुपये, यानी 1,000 की हमको हानि हुई। तो मतलब टोटल हमने कितने की बेची? 19,000 का माल बेचा, जिसमें से 12,000 हमको नगद प्राप्त हुआ और 7,000 हमारा उधार रह गया। 12 7 तो नहीं होता, 7,000 हमारा उधार रह गया। तो ये 7,000 का हमारा देनदार बढ़ जाएगा। ठीक है, और 1,000 माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ कैपिटल से, क्योंकि लॉस हुआ है हमको, इसीलिए 1,000 कैपिटल से माइनस हो जाएगा। और देनदार में कोई लेना देना नहीं है। तो अब हम इसका न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। इसको जोड़ देते हैं तो 68, ये 80 हो जाएगा, क्योंकि 8 10 0 6 1 7 1 8, ये हो गया 80,000 प्लस 47,000 से 20,000 घटाएंगे तो ये बचेगा 27,000 प्लस यहाँ 16 में से 7 जोड़ देंगे, 16 में 7 जोड़ेंगे तो 7 6 13, यानी 23,000 हो जाएगा ये। अब ये माइनस हो जाएगा एक, तो ये हो जाएगा 1,05,000 बचेगा प्लस ये 25,000। 5वां नंबर एंट्री देख लेते हैं हम, क्या हमारा 5वां नंबर ट्रांजेक्शन। किराया दिया 4,000, वो वेतन 6,000। तो पेड एंड सैलरी कितना? 4,000 और प्लस 6,000, टोटल 10,000। तो ये 10,000 हम कैश से माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे किराया दिया है और वेतन दिया है। क्योंकि किराया और वेतन दिया है तो वो कैश में दिया होगा, जाहिर सी बात है। तो किराया और वेतन हमेशा कैश में दिया जाता है, इसलिए हम कैश से 10,000 माइनस कर देंगे इधर, और इधर कैपिटल से भी 10,000 माइनस कर देंगे।
से कोई स्टॉक से कोई मतलब नहीं है, डेटर से कोई मतलब नहीं, इधर क्रेडिटर से भी कोई मतलब नहीं। अब यहाँ न्यू इक्वेशन में आते हैं पुनः हम, अब इसको हटा देते हैं तो ये हो गया 70,000 प्लस ये 27,000 प्लस ये 23,000 और ये हो गया 95,000 प्लस ये 25,000। अब ये इतना बचा। अब छठवां नंबर क्वेश्चन, छठवां नंबर ट्रांजेक्शन क्या कहता है, देनदारों से नगद प्राप्त 15,000 रुपये। मतलब जो हमारे जिनको हमने उधार माल बेचा था उन्होंने हमें 15,000 वापस दिए हैं, हमें उसका 15,000 चुकाया है। तो रिसीव फ्रॉम डेटर, तो हम कैश दिया है उन्होंने तो कैश में ऐड हो जाएगा 15,000, यहाँ कोई मतलब नहीं है, और देनदारों से 15,000 माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कैपिटल से कोई मतलब नहीं है, यहाँ क्रेडिटर से भी कोई मतलब नहीं है। हम न्यू इक्वेशन बना देते हैं, इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 85,000 प्लस ये हो जाएगा 27,000 प्लस ये -1,000 तो ये 7,000 बचेगा, 8,000 सॉरी, तो इसमें से 15 गया तो 8,000 और ये 95,000 ही रहेगा प्लस ये 25,000। अच्छा, 7वां नंबर ट्रांजेक्शन देख लेते हैं क्या है। टेलीफोन बिल का भुगतान किया 800 रुपये, मतलब टेलीफोन बिल का भुगतान किया है पर टेलीफोन बिल कितना 800 रुपये, 800 रुपये टेलीफोन बिल का भुगतान किया तो 800 रुपये कैश से माइनस हो जाएगा, स्टॉक से कोई मतलब नहीं है, डेटर से भी कोई मतलब नहीं है, कैपिटल से भी 800 रुपये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये व्यापार का खर्चा है, इसीलिए कैश और कैपिटल दोनों से माइनस होगा, और क्रेडिटर से भी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम पुनः न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। अब इसको हटा लेते हैं हम, तो बचेगा 0 का 0, 10 में से 2 और ये बचा 4, तो हो गया 84,200 प्लस 27,000 प्लस ये 8,000 और ये बचा 94,200 प्लस 25,000। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा 8वां नंबर ट्रांजेक्शन, जो कि है कमीशन प्राप्त 1,000 रुपये। यहाँ पे कमीशन प्राप्त हुआ है 1,000 रुपये, तो जैसे कमीशन कितना 1,000 रुपये, तो ये 1,000 रुपये हमारा ऐड हो जाएगा। यहाँ कोई मतलब नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं, कैपिटल में भी 1,000 रुपये ऐड हो जाएगा और क्रेडिटर से कोई मतलब नहीं। तो ना हमने इक्वेशन बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा फिर से 85,200, क्योंकि 84,200 है, 1,000 जुड़ जाएगा तो 85,200 हो जाएगा, ये 27,000 प्लस ये 8,000 और ये 95,200 हो जाए बचेगा, हो जाएगा क्योंकि 94,200 है और 1,000 ऐड हो जाएगा तो 95,200 हो जाएगा और ये 25 का 25,000 ही रहेगा। अब चूँकि ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब हम देख लेते हैं कि क्या हमने जो क्वेश्चन किया है ये सही है या नहीं। तो इसकी जांच करने के लिए हम देख लेते हैं, इस साइड का जोड़ हमारा इस साइड के बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों साइड का जोड़ बराबर है तो मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, अगर नहीं है तो मतलब क्वेश्चन गलत है। तो हम जोड़ के देख लेते हैं क्या हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं। तो ये है एसेट्स, तो एसेट साइड का हम जोड़ते हैं, तो ये हो गया 27 0 पे 0 3 0 काट लेते हैं हम, क्योंकि तीनों में कोई संख्या नहीं, तो यहाँ 8 8 7 15 और 2 17 की 7 सॉरी
ये 0 सॉरी ये 0 नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, सॉरी चूँकि -, तो ये हो गया 2 2 2, ये 200 आ जाए उतर जाएगा, और फिर 8 7 15 और 15 में जोड़ते 2 2 2 0 उतार देंगे हम, तो यहाँ कोई संख्या नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है तो 2 उतार देंगे, 8 7 15 और 15 5 20 की 0 8 की 2 2 8 की 10 2 12, मतलब 1,20,200 एसेट से हमारा एसेट साइड का जोड़ आ रहा है। और हम देख लेते हैं लायबिलिटी साइड का, तो इस साइड भी कुछ नहीं है, 200 है, तो 200 का 200 5 5 10 2 0 1 2 9 2 11 1 12, तो ये भी 1,20,200 आ रहा है, 1,20,200 ये भी है, ये हमारा लायबिलिटी है। इस तरह हमारा एसेट्स बराबर लायबिलिटी हुआ, मतलब क्वेश्चन सही है। आज के लिए बस इतना ही, अगर क्वेश्चन सही नहीं है अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर। धन्यवाद।